लगे। जैसे जब मेढक छोटा रहता है ना, बबुआ रहता है, बुचुआ रहता है, छोटा बचना रहता है, यानी कि जब उसको बोला जाता है टेटपोल की अवस्था। जब छोटा बच्चा रहता है ना, मेढक जब छोटा रहता है तो उसको टेटपोल बोला जाता है। तो जब मेढक छोटा रहता है तो उस समय ना गिल्स साँस लेता है, यानी कि गलफड़ा से साँस लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे, तो अगर श्वसन तंत्र से आपको सवाल पूछे जाएंगे तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, इस वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तब। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो श्वसन है ना, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि श्वसन आखिरकार होता क्या है। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग श्वसन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? तो यह प्रक्रिया आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो इसको आप अक्षीय श्वसन बोलेंगे या ऑक्सीकरण श्वसन बोलेंगे? तो देखिए, हम पहले ही हेडिंग लिखे हैं ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि जो हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करेंगे, इसलिए ये हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों, साथ ही साथ देखिए, नीचे लिखे हैं ऊर्जा और ऊष्मा। यानी कि जब हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन करने के दौरान हमें उससे क्या मिलती है? तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है। और श्वसन करने के दौरान ही ऊर्जा तो मिलती है और साथ ही साथ हमारा शरीर क्या होता है? तो हमारा शरीर गर्म रहता है, क्योंकि श्वसन के दौरान जो आपका रक्त है ना, तो रक्त आपके पूरे शरीर में क्या करता है? तो पूरे शरीर में परिसंचरित करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दौड़ता है, जिस वजह से हम लोगों का शरीर क्या रहता है? तो हम लोगों का शरीर गर्म रहता है। अब दोस्तों देखिए, नीचे हम लिखे हैं श्वसन अंग। अब जान लेते हैं कि आखिरकार श्वसन अंग होता क्या है। इस तरह तो दोस्तों हमने पूछा था, जैसे हम अपनी क्लास में पूछे थे, 10th की बात कर रहे हैं। 10th में जब हम पूछे थे कि बता दीजिए कि श्वसन अंग क्या है, ने यही बताया था कि हम लोगों का श्वसन अंग नाक है। अच्छा ये बताइएगा, हम लोगों का श्वसन अंग नाक है, तो आप नाक को बोल लेंगे, तो मुंह से भी तो सांस ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि मुंह होगा कि नाक होगा? बताइए, मुंह होगा कि नाक होगा? तो एक्चुअली ये दोनों नहीं है। हम लोगों का श्वसन अंग दोस्तों नाक और मुंह ये नहीं है, ये केवल रास्ता है। श्वसन यानी कि हवा को अंदर ले जाने के रास्ते हैं, मार्ग है। श्वसन आप तो हमेशा करते हैं फेफड़े से। जैसे आपको श्वास लेना होगा तो फेफड़े से ले लिए, छोड़ दी कहाँ से? फेफड़े से। तो यानी कि हमारा श्वसन अंग क्या होगा? तो श्वसन अंग होगा फेफड़ा। अब देखिए, यहाँ पर लिखे हैं स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब कि वे जीव जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं, यानी कि वे सभी जीव जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे, और उसके अंतर्गत हम लोग भी आएंगे। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो औरतें हैं या जो लड़कियां हैं केवल वही स्तनधारी है, हम लोग स्तनधारी नहीं है। तो भैया आप गलत सोचते हैं। स्तनधारी का मतलब ये होता है ना कि जिसका स्तन हो। ये नहीं है कि हमारा स्तन नहीं, हमारा भी स्तन है। बस बात यह है कि जैसे ही 12 से 14 वर्ष होता है ना, तो उसमें लड़कियों के अंदर कह लीजिए कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिस वजह से उनका स्तन क्या होता है? तो उसका स्तन उभरने लगता है। और हम लोगों में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लोगों का स्तन नहीं उभरता है। लेकिन हम लोग भी क्या है? तो हम लोग भी स्तनधारी ही हैं। तो दोस्तों देखिए, जो स्तनधारी होते हैं ना, वह सांस कहाँ से लेते हैं? तो वो फेफड़े से सांस लेते हैं, यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। अब देखिए, कीटों में जान लेते हैं कि कीटों में सांस कहाँ से लिया जाता है। तो जो कीट होते हैं ना, वह श्वसन नली से ही सांस ले लेते हैं, जिसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। जैसे आप एक फेमस क्वेश्चन सुने होंगे, बोला जाता है कि काकरोच सांस कहाँ से लेता है? तो रंध्रों द्वारा। तो वहीं यानी कि जो काकरोच होता है ना, जो तिलचट्टा होता है ना, वह ट्रेकिया से ही सांस ले लेता है, यानी कि श्वास नली से ही सांस ले लेता है। अब जान लेते हैं जलीय जीव कहाँ से सांस लेते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं मछली। तो ये मछली सांस कहाँ से लेगी? तो मछली सांस लेती है क्लोम से, जिसे हम लोग गिल्स बोलते हैं। गिल्स यानी कि गलफड़ा, उर्दू में गलफड़ा बोला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मछली होती है ना, वो कहाँ सांस लेती है? तो मछलियाँ गिल्स, या उसी को हम लोग गलफड़ा बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो क्लोम बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये मेढक है ना, ये मेढक बड़ा विचित्र प्राणी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेढक, अगर कोई आपसे पूछ देना कि बता दीजिए कि मेढक कहाँ से सांस लेता है, तो आप कुछ भी बताएंगे तो सही है। अच्छा ये बताइए, इतना तो हम लोग जानते हैं ना कि
फेफड़ा से सांस लिया जाता है, या गलफड़ा से सांस लिया जाता है, या त्वचा से सांस लिया जाता है। अगर इन तीनों में से आप कुछ भी बता देंगे ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये मेढक तीनों अवस्था में सांस लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों जगह से कौन सांस लेता है, तो मेढक सांस लेता है। यानी कि मेढक तो सांस तीनों जगह से लेता है। बस बात यह है कि यह कब किससे सांस लेता है वही अलग अलग है। जैसे जब मेढक छोटा रहता है ना, बबुआ रहता है, बुचुआ रहता है, छोटा बचना रहता है, यानी कि जब उसको बोला जाता है टेटपोल की अवस्था। जब छोटा बच्चा रहता है ना, मेढक जब छोटा रहता है तो उसको टेटपोल बोला जाता है। तो जब मेढक छोटा रहता है तो उस समय ना गिल सांस लेता है, यानी कि गलफड़ा से सांस लेता है। अब जैसे ही मेढक थोड़ा नौजवान होता है, बड़ा हो जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि मेढक जब बड़ा हो जाता है तो कभी कभी पानी में रहेगा और कभी बाहर भी रहेगा। तो जब पानी में रहेगा तो किससे सांस लेगा, हाँ, गिल से सांस लेगा। और जब बाहर रहेगा तो किससे सांस लेगा, तो लंग्स से, यानी कि फेफड़े से सांस लेगा। अब कभी कभी तो आप देखे होंगे जब पहली बरसात होती है, जैसे बोला जाता है पहली बरसात, हालांकि जब बरसात होती है उस समय पानी लग जाते हैं ना, तो उस समय पीले टाइप के क्या निकलते हैं, तो मेढक निकलते हैं। और 2-3 दिन रहेंगे, उत्पाद मचाएंगे, खूब आवाज करेंगे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो कहीं जाते नहीं है, वो धरती में से आते हैं, कह सकते हैं कि जमीन में से आते हैं और फिर 2-3 दिन रहने के बाद जमीन में ही चले जाते हैं। तो जब जैसे ही मेढक जमीन के अंदर जाता है ना तो उसे हम लोग भूमिगत बोलते हैं। और जैसे ये आपका मेढक भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है तो उस अवस्था को बोला जाता है निष्क्रिय अवस्था। और जब मेढक निष्क्रिय अवस्था में रहता है ना दोस्तों, तो उस समय वह सांस लेता है अपनी त्वचा से। ठीक। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम नोट लिखे हैं और यहाँ पर देखिए लिखे हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे देखिए, हमने सांस लिया और सांस बाहर छोड़ा, यानी कि सांस लेने की क्रिया और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, यही कहलाती है श्वासोच्छ्वास। यानी कि श्वासोच्छ्वास में हम कह सकते हैं कि सांस लेना और बाहर छोड़ना, लेकिन उसमें ये है कि आपने कितना ऑक्सीजन, या कह लीजिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड, या कह लीजिए कितना नाइट्रोजन अंदर लिया है और कितना बाहर किया है, ये बताना होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बता दीजिए कि आप जब सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैसें लेते हैं, अगर इस तरह पूछेंगे तो आप बताएंगे नहीं। तो इस तरह तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। केवल आप ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे, ये बता दीजिए कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जितनी गैसें उपलब्ध हैं उन सभी गैसों को तो आप उतनी मात्रा में लेते हैं। वो अलग बात है कि आप किसको कितना रखते हैं और किसको कितना छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो वायुमंडल में जितनी गैसें उपलब्ध है सभी को तो एक समान रूप से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो 78। तो जब 78% उपलब्ध है ना, तो उसे आप 78 ही ग्रहण करेंगे। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है वह 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि 21% है। तो कितना परसेंट ग्रहण करेंगे, 21% ही ग्रहण करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है 0 कह सकते हैं कि 0.3% है, तो उसको उतना ही परसेंट ग्रहण करेंगे। लेकिन छोड़ते समय आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना दोस्तों, तो उसको बोला जाता है निःश्वसन, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है निःश्वसन। तो ध्यान दीजिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया निःश्वसन और सांस छोड़ने की प्रक्रिया निःश्वसन। तो देखिए, जब हम लोग निःश्वसन करते हैं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, तो नाइट्रोजन लेते हैं 78%। तो जब हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं ना, तो जब निःश्वसन करते हैं तो 78% ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन 21% नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते समय हम लोग छोड़ते हैं 17%। तो ये बताइए कि 4% कहाँ चला गया, तो वहीं 4% हमारे कोशिकाओं के अंदर जाकर जीव द्रव्य में मिल जाता है और वहाँ से ग्लूकोज, यानी कि कह सकते हैं कि ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसके बाद जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो वहाँ पर भी तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। तो वहीं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आपको बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप 4% क्या करते हैं, तो 4% त्याग देते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को 1 भी परसेंट नहीं लिया था, लेकिन छोड़ते समय कितना छोड़ा, तो छोड़ते समय 4% छोड़ा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, तो उस समय हम लोग सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड 1 भी परसेंट नहीं लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय कितना छोड़ते हैं, यानी कि निःश्वसन करते समय 4% छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन लेते कितना है, तो 21%, लेकिन छोड़ते कितना है, तो 17%, यानी कि वहीं 4% का हेरफेर होता है। तो इसको आप एकदम से ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों चलिए थोड़ा-सा फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ना, अगर हम कहें
कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इतने भागों में होता है, तो जो हम लोगों का श्वसन है ना बेसिकली 10 भागों में होता है। इन 10 भागों को हम बताएंगे, आप कैसे याद करेंगे। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, तो वहाँ पर इन सभी को आप लिखेंगे लेंगे ना, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छा ये बताइए कि अगर हम पूछें कि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं तो कहाँ से बताएंगे, इससे पहले भी बताएं और आप बता देंगे कि हम लोग सांस फेफड़े से लेते हैं। तो अच्छा ये बता दीजिए कि फेफड़े से जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, तो तुरंत फेफड़ा में चला जाता है? नहीं ना, सबसे पहले तो आपकी नाक से होते हुए जाता है ना क्या, वायु यानी कि ऑक्सीजन या हवा, जो भी वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं नाक से होते हुए तो जाती हैं। तो यानी कि ये भी तो एक मार्ग है कि नहीं मार्ग है। जब देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, हालांकि लिखे तो नहीं है लेकिन हम बता दें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। और जहाँ पर तंत्र, जहाँ पर सिस्टम जुड़ जाता है ना, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग तंत्र का। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हम लोगों का शरीर है ना, तो हम लोगों की शरीर किससे मिलकर बनी है, तो आप तो बताएंगे कोशिका से। कि कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो जब सभी कोशिकाएं एक विशेष कार्य को करती है ना दोस्तों, तो उससे उत्तक का निर्माण होता है। और जब उत्तक कोई कार्य करता है तो उत्तक अंग का निर्माण करता है। और अंग किसका निर्माण करता है, तो 2-4 अंग या कह लीजिए कि बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, तो अंग तंत्र मिलकर एक पूरे मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अंग तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो जब श्वसन तंत्र है तो इसमें बहुत सारे अंगों की सहायता से इसका निर्माण हुआ होगा। तो देखिए जो हवा है ना, हवा बेसिकली आप नाक से लेते हैं। तो जब नाक से सांस लेते हैं ना दोस्तों, तो नाक को बोला जाता है नासा छिद्र, यानी कि पहला स्टेप नासा छिद्र। और नासा छिद्र में नाक के अंदर पाया जाता है क्या, तो नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं। और जैसे आप सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सांस लेते समय शुद्ध वायु लेते हैं, बहुत सारे धूल के कण होते हैं। और इन धूल के कणों को जो नाक का बाल होता है ना, यह अपने अंदर रोकने का काम करता है। अब देखिए जैसे ही इन सभी को रोकता है तो कुछ कुछ तो रोक ही लेता है, और जिसको नहीं रोक पाता है ना, वो हमारा ऊपर जाता है। क्या जाता है, धूल के कण और वायु जैसे ही ऊपर जाता है तो इस वाले भाग को बोला जाता है नासा कपाट। देखिए यहाँ पर ये वाला नहीं, ये तो हमारा नाक है जिसे नासा छिद्र है, इसके ऊपर ये वाला भाग है ना, जहाँ पर इस मारेंगे तो बहुत जोर का चोट लगता है, इसे बोलते हैं नासा कपाट। अब जैसे नासा कपाट के पास हवा जाती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस नामक एक पदार्थ, जो क्या काम करता है ना कि हवा को अंदर जाने देता है, और जितने भी धूल के कण रहते हैं उन सभी को चिपका लेता है। और 2-4 दिन बाद यहाँ से मतलब कि हम लोग नकटी के रूप में निकाल देते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट। अब देखिए जैसे नासा कपाट के बाद जाएगा तो यहाँ हल्लक, हल्लक जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। और इससे पहले जब हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे हिचकी क्यों आती है, तो उसमें हम आपको बताए थे कि वह स्थान जहाँ पर भोजन नली और श्वास नली दोनों नलियाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ग्रसनी बोलते हैं। तो दोस्तों ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स भी बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो हवा है कहाँ से स्टार्ट हुई, तो नासा छिद्र से कहाँ गई, नासा कपाट। उसके बाद कहाँ चली गई, तो ग्रसनी यानी कि हल्लक। तो ग्रसनी को बोला जाता है फायरिंग्स। और उसके बाद यहाँ पर जाती है। तो ये जो देखिए इस तरह कर रहे हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस तरह करने पे हमारी आवाज़ बदल रही है ना, तो इसे बोलते हैं स्वर तंत्र, यानी कि वह स्थान जहाँ से स्वर यानी कि आवाज़ की उत्पत्ति होती है, इसको स्वर तंत्र बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में फायरिंग्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हवा जाती है। अब देखिए हवा 4 स्थान पर गई ना, अब उन चारों स्थान को ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले कहाँ, तो नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद हल्लक यानी कि फायरिंग यानी कि ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे लैरिंग्स, यानी कि देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि नासा छिद्र, नासा कपाट, और कह सकते हैं क्या, ग्रसनी और श्वसन तंत्र। अब देखिए दोस्तों इसके जैसे ही नीचे जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं श्वास नली। अब जैसे ही श्वास नली में आपका हवा जाता है ना, तो वहाँ पर श्वास नली में सी आकार की, देखिए यहाँ पर देखिए बनाए हम, ये जो आपकी श्वास नली को ट्रेकिया बोला जाता है, इसमें सी आकार की संरचनाएं पाई जाती है। और सी आकार की संरचनाएं जिसमें कार्टिलेज लगे रहते हैं। और इन कार्टिलेजों का काम क्या है, तो इन कार्टिलेजों का काम है पाइप को, यानी कि जो आपकी श्वास नली है ना, इसको सटने से रोकना है। जैसे कार्टिलेज मतलब जानते हैं
तो कार्टिलेज नहीं जानते तो जान लीजिए कि वे अस्थियां, अस्थि और उपास्थि जानते हैं कि नहीं। देखिए ये जो कान की है हमारी हड्डी ना, ये नर्म हड्डी है ना, तो नर्म हड्डी को उपास्थि बोला जाता है। और ये जो हमारी हड्डी है ये तगड़ा हड्डी है, यानी कि मजबूत वाली हड्डी है, तो इसको आप अस्थि बोलेंगे। उपास्थि, अस्थि, तो यानी कि कार्टिलेज को ही उपास्थि बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर सी आकार की कार्टिलेज लगे रहते हैं और इनका काम क्या है, तो इनका काम है कि फूड पाइप, सॉरी, यहाँ पर आपका हवा वाला पाइप को कह लीजिए कि या श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ चला गया, ट्रेकिया में चला गया ना। ट्रेकिया के पास जैसे ही दो भागों में बढ़ता है ना, श्वास नली दो भागों में बढ़ती है तो उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। यानी कि हम तो इंग्लिश में बोल रहे हैं ब्रोंकाई, लेकिन हिंदी में आपका होता है श्वसनिका। देखिए यहाँ पर लिखे हैं श्वासनी, सॉरी श्वसनी, श्वसनी। और देखिए दोस्तों, श्वसनी यानी कि ये वाला देखिए, ये जैसे दो भागों में बटेगा ना तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको श्वसनी बोला जाएगा। यहाँ ट्रेकिया, यानी कि ये आपका ट्रेकिया है, ये आपका श्वसनी है। और श्वसनी के अंदर, जैसे ही श्वसनी के अंदर जाएंगे तो श्वसनी से भी दो चार भाग में निकले रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोला जाएगा ब्रोंकियोलेस। यानी कि क्या, श्वसनिका, यानी श्वसनी उसके बाद श्वसनिका, तो इसको बोलेंगे ब्रोंकियोलेस। अब देखिए ब्रोंकियोलेस के ऊपर गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर, ब्रोंकियोलेस के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वसनिका के ऊपर, श्वसनिका के ऊपर गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को बोला जाता है वायु कोश या कूपिका, या इसी को कहते हैं एल्वेली। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसमें आकर हवा आपकी क्या होती है, तो हवा आकर यहीं पर इकट्ठी होती है। तो दोस्तों देखिए, दो दो के या कह लीजिए कि चार चार के अंतराल पर याद कर सकते हैं, जैसे ग्रुप बनाकर। जैसे सबसे पहले आपका हवा कहाँ जाएगा, तो नासा छिद्र, और नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद श्वसन तंत्र, यानी कि कह सकते हैं स्वर तंत्र, उसके बाद उसके बाद ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, उसके बाद हम कह सकते हैं ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई को क्या बोले थे, तो ब्रोंकाई को बोले थे श्वसनी, श्वसनी, श्वसनी। अब उसके बाद श्वसनी के बाद तो जैसे ही दो भागों में बटा था तो उसको बोले थे श्वसनी, और उसमें से भी कुछ भाग निकले हुए थे उनको बोले थे ब्रोंकियोलेस, यानी कि श्वसनिका। अब श्वसनिका के बाद गुच्छे जैसी संरचना पाई गई थी श्वसनिका के ऊपर, तो उसको क्या बोले थे, तो उसको दोस्तों हम बोले थे एल्वेली, यानी कि वायु कोष्ठ या कूपिका। अब दोस्तों यहीं पे क्या होता है, तो जैसे आपका रक्त, आप जानते होंगे कि रक्त को अगर कोई पूछे कि ये बता दीजिए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है ना, तो आप हमेशा बताएंगे कि फेफड़े में। लेकिन अगर कोई पूछ देगा कि रक्त छानने का काम कौन करता है, तो आप किडनी को बताएंगे। तो यहीं पर जैसे ही रक्त आता है ना, तो इस वायु को लेकर और पूरे शरीर में चला जाता है, और वहाँ पर पूरे शरीर में आप जानते हैं कि कोशिका उपलब्ध है, और सभी कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, तो दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों यही था 10 स्टेप, और अगर इन 10 स्टेप को आप याद कर लेते हैं तो आसानी से इसके बारे में लिख देंगे। तो अब दोस्तों चलिए एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हवा है ना, कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हवा आपका सबसे पहले शरीर में अंदर घुसने का काम करते हैं नासा छिद्र से। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, 4 याद हो गया। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। अच्छा, फायरिंग्स का मतलब क्या, तो फायरिंग्स का मतलब ग्रसनी, लैरिंग्स का मतलब क्या, तो लैरिंग्स का मतलब हम कह सकते हैं कंठ या स्वर तंत्र, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे जैसे ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप, ये हमारा ट्रेकिया है, इसको दाद देंगे ना तो मतलब सांस नहीं आएगी, तो ये हमारी ट्रेकिया है। उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद देखिए ब्रोंकाई, यानी कि दो भागों में बटेगा, दो भाग में बटेगा तो ब्रोंकाई, और उसमें से ये वाला भाग निकलेगा तो इस वाले भाग को बोला जाता है ब्रोंकियोलेस, यानी कि श्वसनिका। उसके बाद उसके श्वसनिका के ऊपर छल्ले जैसी संरचना पाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वायु कोष्ठ या कूपिका, या उसी को बोला जाता है एल्वेली। और एल्वेली में जाकर आपका हवा क्या होगा, तो हवा जम, मतलब कि वहीं पर रुकेगी। तो वहीं पर रुकेगी आपकी हवा, तो वहाँ पर कौन आएगा, वहाँ पर आएगा आपका रक्त, और रक्त हीमोग्लोबिन के साथ आएगा। वहाँ से जैसे ही देखेगा कि हवा है, तो हवा को उठाकर पूरे शरीर में लेकर जाकर सभी कोशिकाओं में जाकर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा। तो यही था। अगर आप
एक दो बार और याद करना चाहते हैं तो अपने से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह सेशन आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।